अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 20, क्रोमोसोम एंड डीएनए। तो इसका स्मार्ट सिलेबस में इंट्रोडक्शन तो मौजूद नहीं है। हम पढ़ेंगे सबसे पहला इसका टॉपिक टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। हम देखेंगे कि क्रोमोसोम की कितनी अक़साम है। अच्छा, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है, पहले तो हम चंद बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। वो क्या है कि क्रोमोसोम क्या होता है। इसके अलावा आपने कई बार सुना होगा क्रोमैटिन, तो हम ये भी देखेंगे कि क्रोमैटिन क्या होता है। इसके अलावा आपने एक और चीज भी पढ़ी होगी क्रोमोसोम से मिलती जुलती, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। पहले तो हम इन तीन चीजों को क्लियर करेंगे कि ये तीन चीजें क्या होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम के कितने हिस्से होते हैं, उन हिस्सों की मुकम्मल तफसील पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरियोटाइप के, कैरियोटाइप क्या होता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम की तरतीब है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। किस चीज की क्लासिफिकेशन? क्रोमोसोम की। ठीक है, किसकी बुनियाद के ऊपर? सेंट्रोमेयर की बुनियाद के ऊपर। फिर उसके बाद हम इसकी देखेंगे शेप्स ड्यूरिंग डिवीजन। तो ये हमने मुख्तलिफ किस्म के सब हेड्स हैं जिनका इहाता करना है हमने आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस चीज के मुताबिक कि क्रोमोसोम के मुताबिक कि क्रोमोसोम क्या होता है। हम उसकी शेप भी देखेंगे। अच्छा, अब ये देखें स्टूडेंट्स के, ये मैं कुछ तस्वीरें बनाने लगा हूं। अच्छा, अब ये क्या है? ये स्टूडेंट्स ये क्या है? क्रोमोसोम है। हम जो है ना डिफरेंशिएट करेंगे क्रोमोसोम को क्रोमैटिन से। ठीक है। अच्छा, अब क्रोमोसोम, अब ये क्या है? ये स्टूडेंट्स ये क्या है? ये है क्रोमैटिन। जब हम ना इनके अंदर फर्क करते हैं, क्रोमोसोम और क्रोमैटिन के अंदर क्या फर्क होता है। अच्छा बेटा, जो क्रोमैटिन है ना, एनी सब्सटेंस विद इन क्रोमोसोम मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए इज नोन एज क्रोमैटिन। यानी कोई भी ऐसी शय जो कि किस चीज से बनी है, क्रोमोसोम के अंदर हो, और किस चीज से बनी हुई हो, डीएनए और प्रोटीन से बनी हुई हो, वो क्या कहलाती है? क्रोमैटिन कहलाती है। अच्छा बेटा, जो क्रोमैटिन होता है ना, उसे हम आम तौर पे जो नॉन डिवाइडिंग स्टेज है, जब ये नजर आ सकता है, तब भी हम इसे अच्छे तरीके से देखने के काबिल नहीं होते। इसे हम आम तौर पे आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो फिर कैसे देखा जाता है, कैसे पता लगता है कि ये मौजूद है? हम इसे स्टेन करके देखते हैं। तो इसी वजह से, इसी की स्टेनिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसका नाम भी क्रोमोसोम पड़ा या क्रोमैटिन पड़ा। अच्छा, ये तो हुआ क्रोमैटिन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम कलर्ड बॉडी है जो कि कब नजर आती है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल की तकसीम के दौरान जो रंगदार अजसाम, जिन्हें हमने पॉइंट आउट भी किया हुआ है, ये जो नजर आते हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि तीसरी चीज हमने पढ़ी थी क्रोमाटिड। अब हम देखते हैं कि क्रोमाटिड्स क्या होते हैं। अच्छा, अब बेटा क्या होता है कि हम इसे क्रोमाटिड को यूं डिफाइन करते हैं, एनी ऑफ द रेप्लिकेटेड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। कोई भी रेप्लिकेटेड हिस्सा किस चीज का? क्रोमोसोम का। अब आप कहेंगे कि ये क्या है? ये तो बेटा हुआ क्रोमोसोम, और ये क्या है इसके? क्रोमाटिड। बेटा हमने सेल साइकिल में पहले भी पढ़ा था कि जब क्रोमोसोम में तकसीम होना होता है तो वो क्या करते हैं? असल में जो क्रोमोसोम है वो क्या है? ये है क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये क्या करता है? क्रोमोसोम तकसीम होने से पहले अपनी कॉपी बनाता है। और ये जो दो हमने क्रोमाटिड जो दोनों के ऊपर निशान लगाए हुए हैं, तो ये एक जो साथ वाला जो सेगमेंट है वो इसकी क्या है?
इसकी रेप्लिकेटेड कॉपी है। तो ये रेप्लिकेटेड जो कॉपी होती है क्रोमोसोम की वो क्या कहलाती है? क्रोमाटिड। एक ही क्रोमोसोम की जो रेप्लिकेटेड कॉपियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सिस्टर क्रोमाटिड। जो दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम की जो रेप्लिकेटेड कॉपियां हैं, जैसे हम एक और क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक है, तो ये इनकी जो रेप्लिकेटेड कॉपियां होंगी वो क्या कहलाएंगी? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहलाएंगी। तो ये हमने अब डिफरेंस पढ़ा किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। यानी कि वो कलर बॉडीज जो कि सेल की तकसीम के दौरान वाज़ेह होती हैं क्या कहलाती है? क्रोमोसोम। जबकि क्रोमैटिन क्या है? ठीक है, ये एक सब्सटेंस है जो कि क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। और किस चीज के ऊपर मुश्तमिल होता है? ये मुश्तमिल होता है किस चीज के ऊपर? डीएनए और प्रोटीन के ऊपर। जबकि जो क्रोमैटिड है वो क्या है? क्रोमैटिड वो क्या है? एनी ऑफ द रेप्लिकेटेड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, कोई भी रेप्लिकेटेड हिस्सा क्रोमोसोम का। और ये अच्छा, अब इसके अंदर देखिए फर्क क्या है। जो क्रोमोसोम होगा वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सेल मौजूद होगा, चाहे क्रोमैटिन की शक्ल में या क्रोमोसोम की शक्ल में, कंडेंस फॉर्म में या नॉन कंडेंस फॉर्म में मौजूद होगा। जबकि क्रोमैटिन कब बनेगा? सिर्फ तब बनेगा जब क्रोमैटिड कब बनेगा? जब सेल तकसीम होने लगेगा, तो तब जो है ना क्रोमैटिड फॉर्म होगा, यानी कि इसकी रेप्लिकेटेड कॉपी की शक्ल में। अदरवाइज क्रोमैटिड नहीं पाया जाएगा किसके अंदर? सेल के अंदर। यानी तब बनेगा जब सेल ने तकसीम होना है। ठीक है, अब बेटा हम देखने लगे हैं नेक्स्ट किस चीज के बारे में? पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट्स हैं किस चीज के? क्रोमोसोम के। अच्छा बेटा, क्रोमोसोम के मुख्तलिफ किस्म के हिस्से हैं। अब हम एक क्रोमोसोम बनाने लगे हैं। अच्छा, अब बेटा क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसे बेटा हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं इसे हम? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर भी कहते हैं। ये क्रोमोसोम का पहला हिस्सा है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमेयर। ये वो जगह है जहां से क्रोमोसोम अपने सिस्टर क्रोमाटिड को अपने साथ जोड़ता है। ठीक है, तो ये वो प्लेस है। इसके अलावा ठीक है, ये क्या है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। अच्छा, अब जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, ये मैं आपको बता दूं कि ये तमाम क्रोमोसोम के अंदर मौजूद नहीं होती, सिर्फ चंद क्रोमोसोम में पाई जाती है। इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन मुकम्मल तौर पे नोन नहीं है। वैसे अब तक जो है वो सिर्फ क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन सा क्रोमोसोम है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। वुमेन के अंदर तकरीबन 5 क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाई जाती है। हम उनके नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी वजह से? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। इसके अलावा इसका अभी तक कोई फंक्शन नोन नहीं है। किस चीज का? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का। ठीक है, इसके अलावा जो है ना हमने क्रोमाटिड का बताया। क्रोमाटिड क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एनी ऑफ दी रेप्लिकेटेड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? क्रोमाटिड कहलाता है। तो ये क्या है? मुख्तलिफ किस्म के हिस्से हैं किस चीज के? क्रोमोसोम के। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ? हम ये देखने लगे हैं कि क्रोमोसोम की तरतीब क्या है। अब क्रोमोसोम की ना मखसूस किस्म की तरतीब होती है। जो पार्टिकुलर अरेंजमेंट होती है ना, पार्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम, एक खास किस्म की तरतीब किस चीज की? क्रोमोसोम की। दैट एन इंडिविजुअल पोजेसेस, जो कि किसी शख्स के अंदर मौजूद होती है, वो उसका क्या कहलाता है? कैरियोटाइप कहलाता है। यानी कि मखसूस तरतीब किस चीज की? क्रोमोसोम की, जो कि किसी इंडिविजुअल में पाई जाती है, वो उसका क्या कहलाता है? कैरियोटाइप कहलाता है। अब हम क्यों कैरियोटाइप स्टडी करते हैं? असल में हम देखते हैं कि आया कि किसी ठीक है शख्स के अंदर क्रोमोसोम की कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। उसके लिए भी कैरियोटाइप को स्टडी किया जा सकता है कि आया कि क्रोमोसोम कोई कहीं पे डिलीटेड नहीं है, कोई एडिशनल तो नहीं है। जब लोगों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जेनेटिक बीमारियां
मौजूद होती हैं या सिंड्रोम पाए जाते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ डिजीजेस, तो हम क्या करते हैं उनके कैरियोटाइप स्टडी करते हैं ताकि हम रियलाइज कर सकें कि उनके अंदर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम मौजूद है। जो कैरियोटाइप होता है वो डिफरेंट जो स्पीशीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। बाज़ औक़ात जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक स्पीशी के, उनके अंदर भी कैरियोटाइप मुख्तलिफ हो सकता है। अब हम आ जाते हैं कि कैरियोटाइप हम बनाते क्यों हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसकी बेसिस क्या है। अच्छा, इसकी बेसिस है ना कैरियोटाइप के बनाने की, हम जो ना मतलब क्या होता है कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, इसकी बुनियाद पे, ठीक है, कैरियोटाइप बनाते हैं, ठीक है। साइज ऑफ क्रोमोसोम का साइज कितना है, इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज कैसी हैं। अच्छा, इसी तरह रिलेटिव लेंथ ऑफ वेरियस आर्म्स, जो मुख्तलिफ आर्म्स है उनकी लेंथ कितनी है। ये देखें, ये क्रोमोसोम का ये वाला अपर आर्म है और ये कौन सा है, लोअर आर्म है, ठीक है। तो ये जो ना क्रोमोसोम के क्या है, मुख्तलिफ किस्म के आर्म्स हैं, ठीक है, अपर और लोअर आर्म्स, ठीक है। तो हम सेंट्रोमेयर की बुनियाद पे, ठीक है, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे, इनकी जो रिलेटिव लेंथ है मुख्तलिफ आर्म्स की, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इन बुनियादों पे क्रोमोसोम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो हम इस बुनियाद पे क्या बनाते हैं, कैरियोटाइप बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन किस चीज की, क्रोमोसोम की। अच्छा, अब क्रोमोसोम को क्लासीफाई किया जा सकता है किसकी बुनियाद पे, सेंट्रोमेयर की बुनियाद पे। अच्छा, अब बाज़ क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में मौजूद होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, मेटा सेंट्रिक कहते हैं, जिनकी सेंट्रोमेयर बिल्कुल दरमियान में हो। अच्छा, बाज़ क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमेयर है वो सेंटर से थोड़ी सी ऊपर होती है, जैसे अब हम देख रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सब मेटा सेंट्रिक कहते हैं। उसके बाद है ना कुछ की क्या होती है, बिल्कुल एंड के नजदीक तरीन होती है, एंड के नजदीक तरीन होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक। उसके बाद जो है ना क्या है कि जिनकी बिल्कुल सेंटर के ऊपर होती है, ये एंड के ऊपर पाई जाती है, कौन, सेंट्रोमेयर, उन्हें हम क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ क्रोमोसोम की क्लासिफिकेशन है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं क्रोमोसोम की, किसकी बुनियाद के ऊपर, उनकी सेंट्रोमेयर की बुनियाद के ऊपर, और ये 4 अक़साम है। अच्छा, अब जब क्रोमोसोम मूव करेंगे, ठीक है, किसके दौरान, तकसीम के दौरान, तो मुख्तलिफ किस्म की शक्लें अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मेटासेंट्रिक वी शेप अडॉप्ट कर रहा है, जबकि जो सब मेटा एक्रोसेंट्रिक जो है वो क्या कर रहे हैं, जे शेप अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, जबकि टीलोसेंट्रिक आई शेप अडॉप्ट कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की शक्लें अख्तियार करते हैं, कब, जब सेल की तकसीम के दौरान उन्हें खींचा जाता है, ठीक है। यानी कि ये मुख्तलिफ क्रोमोसोम अलहदा होके, हम इसे पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, सेल साइकिल में जब मूव करेंगे अलहदा पोल की तरफ, तो क्या करेंगे, मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार करेंगे। तो आई, जे या वी की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं, कौन, क्रोमोसोम। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन किस चीज की, क्रोमोसोम की। अच्छा, अब जो ना हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमने जो चीजें पढ़नी है वो कौन कौन सी हैं। एक तो इसकी कंपोजिशन क्रोमोसोम की, कि किस किस चीज से बना हुआ है, हमें पता है किस चीज से बना है, डीएनए से बना है, और किस चीज से बना है, प्रोटीन से बना है, थोड़ी मिकदार आरएनए की भी इसके अंदर पाई जाती है। अब हम जो है ना उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डीएनए के मुताबिक, कि डीएनए क्रोमोसोम के ऊपर कैसे पाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका यूनिट क्या है, किस चीज का, डीएनए का, ठीक। उसके बाद हम यूनिट के बाद पढ़ेंगे कि एक टिपिकल जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर, एक टिपिकल
क्रोमोसोम के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। फिर पहले हम इसकी इंफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, कितनी इंफॉर्मेशन है एक क्रोमोसोम के अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड कितनी इंफॉर्मेशन रखते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, न्यूक्लियोसोम के बारे में। न्यूक्लियोसोम क्या है, कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्रोमेटन और हेटेरोक्रोमेटन के बारे में। तो ये हमने चंद चीजें हैं जिनके मतलब आज हमने डिस्कस करना है कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में। अच्छा, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि कंपोजिशन क्या है, किस चीज से बना हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स दो चीजों से बना हुआ है, कौन कौन सी, डीएनए है और प्रोटीन है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी परसेंटेज क्या है। डीएनए जो है क्रोमोसोम के अंदर कितना पाया जाता है, 40%, जबकि प्रोटीन कितना पाया जाता है, 60%। जबकि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट किस चीज की है, आरएनए की भी पाई जाती है किसके अंदर, क्रोमोसोम में। अब हम आ जाते हैं किसके अंदर, डीएनए की अकरेंस के बारे में कि डीएनए किस शक्ल में पाया जाता है क्रोमोसोम में। ये स्टूडेंट्स क्या है, एक क्रोमोसोम है। तो जो डीएनए है ना, वो इसकी पूरी लेंथ के गिर्द पाया जाता है अनब्रोकन। यानी कि मतलब क्या है कि ये टूटेगा नहीं। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो कि क्रोमोसोम के ऊपर अनब्रोकन पूरी लेंथ के, पूरी लंबाई के पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो डीएनए है इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट है स्टूडेंट न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, वो ठीक है कितने होते हैं किस चीज के अंदर, एक टिपिकल क्रोमोसोम के अंदर, एक मिसाली क्रोमोसोम यानी कि एवरेज साइज का, ना बहुत ज्यादा बड़ा हो ना बहुत ज्यादा छोटा हो। तो उसके अंदर तकरीबन 140 मिलियन के करीब क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के मुताबिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होता है किस चीज से बना होता है, तीन चीजों से। कौन कौन सी चीजें हैं वो, एक नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, आइदर डीएनए के अंदर हो चाहे आरएनए में। अब जो न्यूक्लियोटाइड है किस चीज का, क्रोमोसोम का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा, ठीक है, इंफॉर्मेशन रखता है। तकरीबन 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके अंदर, और ये इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा जखीरा है। अगर हम एक जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड को हम एक वर्ड तस्वीर कर दें तो तब क्या होता है कि हमारे पास 280 बुक्स बन जाएंगी। कितने वाली, 1000 पेजेस वाली। और हर बुक के हर पेज के अंदर कितने होंगे, 500 वर्ड्स पाए जाएंगे। इतनी ज्यादा मालूमात एक टिपिकल क्रोमोसोम के डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में पाई जाती है। अच्छा, अब जो है डीएनए जो है, अगर हम इसे, ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा कि अनब्रोकन पाया जाता है किस चीज के ऊपर, पूरे क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, यानी कि अनब्रोकन उसकी पूरी लेंथ के ऊपर पाया जाता है। अच्छा, अब जो है ना, अगर हम एक डीएनए को अनब्रोकन को अलहदा कर दे तो ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर के धागे के बराबर होता है। तो ये आप ये देख रहे हैं कि 46 क्रोमोसोम है, तो तकरीबन 230 सेंटीमीटर का धागा एक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो हमारे अंदर तो तकरीबन 60 खरब सेल हैं। तो उस मुकम्मल धागे की जो मिकदार होगी वो साइंटिस्टों ने अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाया है कि वो कितनी है, 100 बिलियन किलोमीटर, 100 अरब किलोमीटर का डीएनए का सिर्फ धागा समाया हुआ है किसके अंदर, आपके जिस्म में। अब हम देखते हैं कि ये जो इतनी बड़ी मिकदार है किस चीज की, डीएनए की, उसे हमारे क्रोमोसोम में कैसे समाया जाता है। इतनी बड़ी मिकदार कैसे, 100 अरब किलोमीटर का धागा कैसे आ जाता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि किस चीज का यूनिट
किस चीज का? क्रोमोसोम का। अच्छा, जो क्रोमोसोम है ना उसके यूनिट को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? न्यूक्लियोसोम। अच्छा, अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम क्या है। असल में क्या होता है कि जो मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीनें पाई जाती हैं, हमने पढ़ा कि प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होता है। जो प्रोटीन पाई जाती है ना किसके अंदर? डीएनए के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। अब जो है ना मतलब क्या है कि जो डीएनए है वो लिपटा हुआ है, उसके न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लिपटे हुए हैं किसके ऊपर? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। किस तरह लिपटे हुए हैं कि जो 200 न्यूक्लियोटाइड हैं किस चीज के? डीएनए के, वो लिपटे हुए हैं किस चीज के ऊपर? 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, और एक यूनिट बना रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो ये देखें, ये हम जो है ना इसे एक और यूनिट के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिट है, ठीक है, तो ये यूनिट क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। यानी कि मतलब क्या है कि ये एक जो हिस्टोन प्रोटीन है उनके ऊपर क्या चीज लिपटी हुई है? 200 न्यूक्लियोटाइड डीएनए के लिपटे हुए हैं और एक यूनिट बना रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम बेसिक यूनिट है किस चीज का? क्रोमोसोम का। जैसे हमने पढ़ा बेसिक यूनिट किस चीज का? हमने बेसिक यूनिट पढ़ा था डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, तो इसका बेसिक यूनिट क्या है? न्यूक्लियोसोम। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम कैसे इजाजत देता है इतने बड़े डीएनए के टुकड़े को कि वो आसानी से न्यूक्लियस के अंदर समा जाए। अच्छा, अब असल में ना मतलब क्या है कि हमने पढ़ा कि डीएनए के मतलब तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, ठीक है, वो कौन सी हैं? उनके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड 3 तरह के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं ना उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि जो एसिडिक होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, अब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि जो डीएनए है उसके अंदर फास्फेट ग्रुप की वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, ठीक है। अब जना मतलब क्या है कि जो बेसिक अमाइनो एसिड की वजह से प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। जबकि न्यूक्लियोटाइड के ऊपर फास्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की कशिश होती है जिसकी वजह से हिस्टोन के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो कैसे लिपट जाते हैं? मैग्नेट की तरह, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मिकदार में डीएनए आसानी से इकट्ठा हो सकता है किसके ऊपर? क्रोमोसोम के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा भी मतलब क्या है कि एक जब ये मैग्नेट की तरह लिपट जाता है तो एक फर्दर कॉइलिंग भी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सुपर कॉइलिंग। अच्छा, आप में से अक्सर बच्चे बचपन के अंदर खेलते रहे होंगे कोकला छपाती, तो हम जब ये दुपट्टे को चुन्नी बनाते होंगे हम उसे कॉइल करते हैं। अच्छा, कॉइल करने के बाद ना उन्हें जब हम क्या करते हैं? आपस में उनके एंड को जोड़ते हैं तो एक नई शक्ल अडॉप्ट कर देते हैं। उस नई शक्ल को हम क्या कहते हैं? सुपर कॉइल। तो ये जो लिपटा हुआ जो डीएनए है ना, तो वो एंड के साथ जुड़ने के बाद एक नई शक्ल भी अख्तियार करता है, यानी कि हायर फॉर्म ऑफ कॉइलिंग भी अडॉप्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सुपर कॉइल कहते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन तो हम पढ़ चुके, ठीक है। तो क्या होता है? ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इज नोन एज क्रोमैटिन। अच्छा, अब क्रोमैटिन की ना 2 अक़साम है। कौन कौन सा? हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। पहले हम देखेंगे हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है। अच्छा, हेटेरोक्रोमैटिन एक ऐसा क्रोमैटिन है, मटेरियल है जिसका जो डीएनए है इट इज नेवर एक्सप्रेस्ड, वो कभी भी अपने आप को जाहिर नहीं करता। असल में क्या होता है कि इसके अंदर ना जंक डीएनए मौजूद होता है। अब जंक डीएनए क्या है?
डीएनए के ऊपर आपने यही पढ़ा होगा कि पैगामात लिखे होते हैं जीन की शक्ल में। अब तमाम के डीएनए के ऊपर पैगामात जीन की शक्ल में नहीं लिखे होते, अब काफी सारा हिस्सा डीएनए का यूजलेस होता है जिसके ऊपर कोई पैगाम मौजूद नहीं होता। तो वो जो डीएनए होता है वो क्या कहलाता है, जंक डीएनए। तो हेटेरोक्रोमैटिन के अंदर जंक डीएनए होता है, तो इसके डीएनए को एक्सप्रेशन की जरूरत होती नहीं है, तो इसलिए ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। जबकि उसके बाद हम क्या देखने लगे हैं, यूक्रोमैटिन। जो यूक्रोमैटिन है इसका जो डीएनए है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, कब, इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज। अब आप कहेंगे नॉन डिवाइडिंग स्टेज का क्या मतलब, बेटा ये देखें, जब ठीक है जो क्रोमैटिन है ना वो तो क्या है, एक बिखरा हुआ ऐसे धागा है जिसका डीएनए अपने आप को आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब तक क्रोमोसोम नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है या क्रोमैटिन मटेरियल की शक्ल में है तब वो फैला हुआ होगा, बिखरे हुए धागे की शक्ल में होगा, ताकि उसका डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। लेकिन जब वो लिपटेगा, ठीक है, जब वो लिपटेगा और किसकी शक्ल में चला जाएगा, क्रोमोसोम की शक्ल में चला जाएगा, तो तब जो है ना उसके डीएनए को एक्सप्रेस करना मुमकिन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो किस शक्ल में चला जाएगा, कॉइल फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में। अब आप कहेंगे तो फिर तकसीम के दौरान पैगामात कहां से आते हैं जब डीएनए ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। असल में बेटा क्या है, तकसीम से पहले जो डीएनए है वो अपने सारे पैगामात अपने मैनेजर्स आरएनए की शक्ल में छोड़ जाता है। तकसीम के दौरान जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर मौजूद डीएनए किसी किस्म के पैगामात नहीं देता, वो तकसीम से पहले जो स्टेप होता है इंटरफेस का, उस दौरान अपने तमाम के तमाम पैगामात को इशू कर देता है, जो फिर तकसीम के दौरान मतलब क्या है कि कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा था आज का आपका लेक्चर। ठीक है, तो कल फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।